वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके पेपर जो है वो आ गया है। 21 से स्टार्ट हो रहे हैं कईयों के पेपर्स। तो उम्मीद है आपने अपनी वो स्लिप डाउनलोड कर ली होगी, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके डेट वगैरह देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वहाँ से जाके अपनी आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। 5th फेज़ के जो है ना पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के। तो आज का जो मैंने टॉपिक तैयार किया है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की वीडियोस बनाई हैं। उसमें हमने रेशो को कंप्लीट किया है कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और भी तरीक़ों से किया जा सकता है। आज जो हमने बुक में से टॉपिक करना है वो है मीग्स एंड मीग्स की बुक, फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। गूगल पे इसकी जो है ना बुक्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में। नए वर्जन जो है वो तो पेड होंगे, तो जो ओल्ड वर्जन है वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 14 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आज इसमें देखते हैं कि एनालिसिस के और क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है पहला टॉपिक, मोटिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसकी बैक पे क्या लॉजिक है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उसका गोल क्या है। गोल सिंपली ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक होते हैं स्टॉक होल्डर, एक होते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के साथ, या तो उससे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उससे रिटर्न अर्न करना चाहते हैं। तो गोल्स में जो सबसे पहला गोल आता है वो ये है स्टेक होल्डर के लिए, कि स्टेक होल्डर जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, उससे प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो देख रहे होते हैं कि मार्केट में इस वक्त कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, उसकी रेशो क्या है। तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिंपल कम्युनिकेशन वे है किसके दरमियान, स्टेक होल्डर के दरमियान और जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान। कि स्टेक होल्डर जो है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर वो कितनी एफिशिएंट है। अब हर स्टेक होल्डर की अपनी अपनी जो है ना वो रेशोज़ होगी। कोई क्रेडिटर है वो क्रेडिटर रेशो देखेगा, जो डेटर है डेटर रेशो देखेगा, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना आ रहा है वो देखेगा। तो इस वजह से जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये एक मेन इसका आप कह लें ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन गोल है। उसके बाद आ जाते हैं कि किस किस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट पब्लिकली ओन्ड कंपनीज आर क्लासिफाइड एंड आर प्रेजेंटेड इन कंपैरेटिव फॉर्म। क्लासिफाइड होती है, क्लासिफाइड कौन सी होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हर चीज़ की कैटेगरी अलग अलग बयान की गई होती है, जिसमें हर एसेट्स की, हर लाइबिलिटी की अलग अलग क्लासेस बनाई गई होती हैं। जैसे करंट एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट के अंदर फिर आगे लिक्विड एसेट, नॉन लिक्विड एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इस तरह के जो क्लासिफाइड होती है उसको क्लासिफाइड आप रिटर्न कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट कह सकते हैं। और प्रेजेंटेड इन कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब कंपेयर की हुई फॉर्म में, कि आपने इस मौजूदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले सालों की रिटर्न से कंपेयर किया होता है कि जी इस साल जो हमारी इनकम आई है, पिछले साल कितनी इनकम थी, इस साल जो हमने खर्चे किए पिछले साल कितने खर्चे थे, वो आपकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है। ऑफन द वर्ड कंसोलिडेटेड अपीयर। कंसोलिडेटेड ये भी अब आपको पता होना चाहिए, अपीयर इन द हेडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स। अब कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जिसको आपने कंसोल किया हो, जिसको आपने इकट्ठा करके बनाया हो। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। एक होती है पेरेंट कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। जब आप ये दोनों टॉपिक समझ लेंगे तो आपको जो है ना कंसोलिडेटेड का मतलब समझ आ जाएगा। अ कॉरपोरेशन दैट ओन्स अदर बिजनेस इन द पेरेंट कंपनी एंड ओन द कंपनीज आर कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को ख़रीद ले, तो ख़रीदने वाली जो कंपनी होगी वो क्या होगी, पेरेंट, और जिसको ख़रीदा होगा वो होगी सब्सिडरी कंपनी, जो उसके अंडर अब काम कर रही होगी। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर सब्सिडरी कंपनीज और पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स आपस में इकट्ठे करके बनाए हों, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड अपीयर्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक पेरेंट कंपनी की तमाम सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंदर लिंक दिया होता है, अंदर उसकी क्लासिफिकेशन दी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने पहले बता दिया आपको, मीनिंग दैट आइटम्स विद सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ ग्रुप
ऐसी ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ खासियत के हामिल चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है, उनकी क्लास बना दी जाती है, उनका ग्रुप बना दिया जाता है, उसको कहते हैं क्लासिफाइड रिटर्न। ठीक हो गया, लाइक करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ठीक हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे पेप्सिको, विच में एक पेप्सी कोला आल्सो ओन्स एंड ऑपरेट ट्रोपिकाना एंड फ्राइटोलेज। पेप्सिको एक कंपनी है जिन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हायर किया, मतलब इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर काम कर रही है, तो ये सब्सिडरी है। जब आप पेप्सिको की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसकी कंसोलिडेटेड होगी। कंसोलिडेटेड का मतलब कि इस कंपनी ने जितनी और ऑर्गेनाइजेशंस ओन की हुई हैं वो उनकी भी रिटर्न इसके अंदर ही शो है, उनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट के अंदर ही शो होगी। तो कंसोलिडेटेड आ गया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विद मल्टीपल डिविजन्स और सब्सिडरीज। In essence, these subsidiaries are part of the organization generally known as PepsiCo. Consolidated financial statements present the financial position and operating result of the parent company and its subsidiaries if they were a single business organization. अगर वो एक business organization है तो फिर उन सारों की इसी के अंदर वो शो करेंगे। अब आ जाते हैं हम एनालिसिस पे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हमने ये तो देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, और उसकी टाइप्स क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमने इसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, एनालिसिस होता क्या है, एनालिसिस क्यों किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल या कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन आ रही थी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सर क्या होता है, ये नहीं समझ आ रही। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो अभी हमने ऊपर बात की है कि हमने एनालिसिस करना है इस साल का पिछले साल की सेम कंपोनेंट के साथ। इस साल की सेल, जब हमारा अकाउंट बन गया है, इस साल की सेल हम देखेंगे, पिछले साल की सेल के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाएगा। In comparative financial statement, the financial statements amounts for several time periods appear side by side in vertical columns. आगे इसके एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। This assists investors in identifying and evaluating significant changes and trends. ट्रेंड्स का मतलब कि वो बता देता है कि इस कंपनी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, इंक्रीज जा रहा है, ग्रोथ जा रहा है, डी ग्रोथ हो रहा है, कंपनी में क्या हो क्या रहा है, कि पिछले साल की सेल आज के 4 साल पहलों की सेल से उसका क्या कंपैरिजन है। अब इसमें इन्फ्लेशन का भी शामिल हो जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस हाई हो गई। आप देखेंगे कि जी प्राइस हाई हुई, आपने इग्नोर कर दिया और सिर्फ आपने सेल के वॉल्यूम को नज़र में रखा और आपने कहा जी ये तो कंपनी बड़ी अच्छी है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिक सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले एक चीज़ की कीमत अगर 200 थी, अब उसकी चीज़ की कीमत 600 हो गई है, लेकिन वो यूनिट कम बेच रहा है। तो यूनिट कम बेचने की वजह से भी 600 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और जबकि वो 200 की प्राइस पे उस पर कम यूनिट बेचे, वो दोनों का बराबर। तो ये सिर्फ एनालिसिस एक किस्म का नहीं होता, एक ही एनालिसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता कि आपने इस एनालिसिस कर लिया, इस पे आप क्या डिसाइड करते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो मल्टीपल एनालिसिस हो सकते हैं, उसके बाद जाके जो है ना डिसीजन किया जाता है। मोस्ट लार्ज कॉरपोरेशंस ओन अदर कंपनीज थ्रू विच दे कंडक्ट सम ऑफ दियर बिजनेस एक्टिविटीज़। ने बता दिए। अब ये एक एग्जांपल आ गई, मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी हमने ले ली, उसकी नेट सेल्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 2005, 4 और 3 ये साल आ गए उसके अकाउंटिंग पीरियड। नेट सेल्स पहले अकाउंटिंग पीरियड में $600, फिर $500 और $400 उनकी पहले थी। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कोई फर्ज एज्यूम कर लेते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। और इसी तरह एक्सपेंसेस, अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लें, ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं और नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो ये तीनों के इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। उसके बाद ये इनका नेट प्रॉफिट आ गया, सारा टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद ये इनका। हमने अब इसका एनालिसिस करना है कि इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इससे हम क्या नतीजा अखज़ करेंगे। अब अगर आप देखें, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसकी इंटरप्रिटेशन नीचे दे दें। इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम 2003 को बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर पिछले सालों को माना जाता है कि जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि भाई उस साल ये था, इस साल क्या हुआ, हमारा बिजनेस ग्रो हुआ या नहीं। मिसाल के तौर पे इसकी सेल 400 हो रही थी, आज हमारी सेल हो रही है 600।
सेल तो ज़्यादा होगी, हम ये देखेंगे हमारा प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा। इस वक्त इसका प्रॉफिट था $165 और इस वक्त इसका प्रॉफिट आ रहा है 230। इसको अभी हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट करेंगे और एक्चुअल डॉलर अमाउंट में भी देखेंगे कि क्या फ़र्क इससे पड़ा। तो ये एक किस्म की आपने एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। छोटा सा पार्ट हमने ले लिया कि कुछ आइटम्स हमने ले ली जिसका हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं 1 साल, उसके 2 साल से, और ये उसका तीसरा साल। ये है कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, हॉरिजॉन्टल में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ रहा है डॉलर एंड परसेंटेज चेंज। मीक्स एंड मीक्स की ये बुक के अंदर से करवाया जा रहा है टॉपिक। तो इसमें थोड़ा ही है, ज़्यादातर इसमें रेशो ही आता है, जो रेशो हम पीछे कर चुके हैं बड़े अच्छे डिटेल में। हमने एक एक फार्मूले को देखा है, एक एक फार्मूले को हमने समझा है। आपने जस्ट फार्मूला उसको याद कर लेना है। फार्मूले में जो आइटम है उसको आपको पता होना चाहिए, ये आइटम हमने कहाँ से लेनी है, तो आपके लिए रेशो कोई मसला नहीं है। असल में रेशो के अंदर जो चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करना ही असल में प्रॉब्लम, बाकी कैलकुलेशन तो वो डिवीजन ही आती है सिंपल। अब ये क्या होता है डॉलर एंड परसेंटेज, ये हम देख लेते हैं। द डॉलर अमाउंट ऑफ चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इज सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि जो डॉलर की अमाउंट चेंज होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आपने सिर्फ परसेंटेज पे नहीं रहना, डॉलर की अमाउंट को भी देखना है कि डॉलर की अमाउंट आपको क्या दे रही है। एंड एक्सप्रेसिंग द चेंज इन परसेंटेज टर्म एड्स पर्सपेक्टिव। दोनों चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, सिर्फ परसेंटेज पे नहीं रहना, दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी भी देखनी है। इफ़ सेल्स दिस ईयर हैव इंक्रीज बाय $1 लाख, ठीक हो गया। चूंकि फॉरेन ऑथर की बुक है तो इसमें रुपीज़ नहीं होंगे, इसमें डॉलर ही होंगे। द फैक्ट दैट दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ 10%, वो कह रहा है कि 10%, उसने एज्यूम कर लिया कि ये 1 लाख बढ़ा है तो 10% बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पिछले साल कितनी हुई होगी, 1 लाख, किसका 10% बना, 10 लाख का। 10 लाख का 10% 1 लाख बन गया। ओवर द लास्ट ईयर सेल्स 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब $10 लाख। पुट्स इट इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव देन इफ इट रिप्रेजेंट अ 1% इंक्रीज ओवर सेल्स 10 मिलियन और प्रायर ईयर। पिछले साल अगर हम कहते हैं कि 10 मिलियन की सेल थी, उसका 1% बढ़ा, तो 10 मिलियन का 1% कितना बना, 10,000। जबकि इस साल 10% बढ़ा तो वो उसका 1 लाख बना। अमाउंट और परसेंटेज दोनों इंक्रीज होनी चाहिए। आगे मजीद एग्जांपल इसकी देखते हैं। द डॉलर अमाउंट ऑफ एनी चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर द कंपेरिजिंग ईयर एंड द अमाउंट फॉर द बेस ईयर। एक बेस ईयर होता है और एक कंपेयर, जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। द परसेंटेज चेंज इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ डॉलर चेंज बिटवीन ईयर बाय द अमाउंट ऑफ द बेस ईयर, सॉरी। ये एग्जांपल आ गई हमारी। अब एक कंपैरिजन हमने बनाया है डॉलर चेंज का, कि अमाउंट का चेंज आया, और एक हमने डॉलर इसका परसेंटेज चेंज निकाला है। ये उन्होंने हमें नेट सेल दे दी कि नेट सेल्स कितनी है जी, 2003, 4 और 5 की सेल ये आ गई बिलतरतीब, और नेट इनकम हमारी ये आ गई। हम देखते हैं कि 2005 ओवर 2004 के, 2004 को अगर हम बेस ईयर बना लें 5 के लिए, तो बताएं 4 से 5 में कितना चेंज आया। 4 की कितनी सेल थी और 2005 में जब हम पहुंचे तो हमारी कितनी सेल में इंक्रीज आया। तो अगर हम इधर देखें तो हमारा 100 इंक्रीज आया। ये 100 कैसे आया, ये 2004 की 500 थी और 2005 की कितनी होगी, 600। इसका मतलब $100 हमारा इंक्रीज हुआ है 2005 में। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट के निकालें डिफरेंस, तो हमारा 4 का प्रॉफिट जो क्या हुआ है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारा 4 का डिक्रीज हो गया। मतलब हमारा जो 2004 में प्रॉफिट था वो 40 था और इस साल हमारा प्रॉफिट हो गया 36। तो इसका मतलब चार चार अमाउंट हमारी डिक्रीज हो गई है। तो ये 10% डिक्रीज आया। साथ ही हमने इसका परसेंटेज भी निकाल लिया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपने ये देखना है कि ये कितने परसेंट है इसका, जो बेस ईयर है। इस अमाउंट को आप डिवाइड करेंगे 500 से। ये देखें, अगर हम डिवाइड करें 100 को डिवाइड करें 500 से और मल्टीप्लाई करें हम इसको 100 से, तो ये आ गया 20%। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है कि जिससे का आप परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2005 का जो प्रॉफिट आया है, जो नेट सेल इंक्रीज हुई है, वो 2004 की कितने परसेंट थी। तो 2004 को हम बेस ईयर बना लेंगे 500 को, और जितना बड़ा है उसको हम डिवाइड करेंगे 500 से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज आ जाएगा। इसी तरह आप इसका भी परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट, ये 40 था तो ये 4 था, तो इसका मतलब 10% हमारा डिक्रीज हो गया है प्रॉफिट एज कंपेयर टू 2004। इसी तरह हम 2003 से 4 को देख लेंगे।
3 से 4 में जब हमने देखा इधर सेल में भी 100 का फ़र्क आया, तो वो सेल में 100 का फ़र्क आ गया, लेकिन परसेंटेज कितनी फ़र्क हुई, 25। कैसे? क्योंकि जब बेस ईयर 400 है तो हमने 400 को डिवाइड किया, 400 के ऊपर 100 रखा हमने, क्योंकि देखें ना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 आ रहा है। हम कहते हैं कि 2003 में हमारी सेल $400 थी, 2004 में $500 हो गई, इसका मतलब $100 सेल बढ़ गई हमारी। तो जब $100 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, क्योंकि बेस ईयर हमारा 2003 है अब 4 के लिए, तो हम इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25%। तो इसका मतलब 25% हमारी इंक्रीज़ हुई थी सेल एज़ कम्पेयर टू 3 से 4। और जब 4 से 5 में गए तो हमारी सिर्फ 20%, जबकि डॉलर अमाउंट हमारी सेम आ रही है। तो ये है डॉलर परसेंटेज पर्सपेक्टिव, कि आपने दोनों चीज़ें देखनी हैं, सिर्फ डॉलर की अमाउंट को नहीं देखना। परसेंटेज आपको बताएगा कि परसेंटेज से आपकी क्या इंक्रीज़ आ रहा है। डॉलर से तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि जी कंसिस्टेंट हमारी कंपनी चल रही है, पिछले साल भी 100 बढ़ गया, इस साल भी 100 बढ़ गया, तो कोई फ़र्क नहीं आया, नहीं। जबकि पिछले साल 100 बढ़ा तो उससे पिछले साल उससे काफ़ी कम थी सेल। तो इसी तरह ये आपका परसेंटेज आ गया प्रॉफिट में। प्रॉफिट भी आपका इधर 50 था, इधर 40 हुआ, तो 10 को जब आपने इससे डिवाइड किया 50 से, तो ये आपका 20% आ गया। अब आ रहा है दूसरा के ट्रेंड परसेंटेज, ये दूसरा टॉपिक है इसका। पहला था डॉलर एंड परसेंटेज चेंज, दूसरा आ रहा है ट्रेंड परसेंटेज। द चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स फ्रॉम अ बेस ईयर टू द फॉलोइंग ईयर आर ऑफन प्रेस्ड एज ट्रेंड परसेंटेज टू शो द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड कहते हैं रुझान को। रुझान तभी निकलेगा जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे। किसी एक चीज़ को देखने से आपको नहीं पता लगेगा इसका ट्रेंड क्या है, इसका रुझान किस तरफ जा रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। तो ट्रेंड तभी निकलेगा जब मल्टीपल्स वैल्यूज़ होंगी, तभी जाके आप ट्रेंड को एनालिसिस कर सकेंगे। तो इसमें एक बेस ईयर आ जाएगा और बाकी तमाम ईयर जितना आप एनालिसिस में ला रहे हैं वो सारे ट्रेंड में आ जाएंगे। 2 steps are necessary to compute trend percentage. First, a base year is selected। या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये बेस ईयर आप मान के इसको चलें, अगर वो नहीं दिया क्वेश्चन में तो सिर्फ आपने सबसे छोटा जो साल है उसको बेस ईयर आपने सिलेक्ट कर लेना है। एंड ईच आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द बेस ईयर इज गिवन एज वेट ऑफ 100%। के जो बेस ईयर है ना वो हमेशा 100% ही होता है, क्योंकि बेस ईयर को अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो आंसर वही आएगा, 100 ही आएगा। उसको उसी से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 करें तो आंसर क्या आया, 100%। तो बेस ईयर का वेट हमेशा क्या होता है, 100% होता है। द सेकेंड स्टेप इज टू एक्सप्रेस ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर एट द परसेंटेज ऑफ द बेस ईयर अमाउंट। तो बाकी चीज़ों को आपने उससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, assume that 2000 is selected as the base year and that sale in the base year amount to $3 lakh. Shown in the following table, the trend percentage for the sales are computed by dividing the sale amount। ये इसने कैलकुलेट कैसे की वो देख लेते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये सबसे पहले आ रहा है डॉलर अमाउंट, ठीक है, 2005 4 3 2 1 2, ये कुछ इसने साल दे दिए हमें। कंपैरेटिव एनालिसिस हमसे कहने को कह रहा है और कह रहा है कि ट्रेंड एनालिसिस इसका निकालें। मेन हेड क्या होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और उसके अंदर सब हेडिंग हो जाएगी ट्रेंड एनालिसिस के। इसका ट्रेंड बताया, ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। उसने कुछ आइटम दे दी, सेल्स, नेट इनकम, और उसके बाद ये उसने नीचे कैलकुलेट कर दिया। ये आ गई जी 2005 की सेल, $4,50,000, $3,60,000, इस तरह ये इनकी सेल्स आ गई। दूसरा उसके बाद नेट इनकम इन्होंने कैलकुलेट करके हमें खुद ही दे दी। अब हमने इसका परसेंटेज जो है ना, सेल्स का परसेंटेज पहले निकालनी है। सेल्स की परसेंटेज कैसे निकलेगी, इसके बेस ईयर, ये जो 3 लाख है इसको नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे 4.5 लाख को, तो हमारे पास आ जाएगा 150%। कैसे आया ये देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी 450 बताना है कितने परसेंट है अपने बेस ईयर का, तो 450 को डिवाइड करेंगे 3 लाख से और मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे, ये आपका 100% आ गया। कि 2005 की जो सेल है वो 2000 के 150% गुना है, मतलब इतनी ज़्यादा है। इसी तरह आपने तमाम के तमाम का निकाल लेना है। अगर मैं यहाँ पे इसको बना के आपको दिखाऊं, सॉरी, यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे ये कैसे आया, लें जी, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं, इक्वल लगाएं। आप क्या करेंगे, 4,50,000 को डिवाइड करेंगे 3 लाख से और इसको मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो आपके पास 150% आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम की परसेंटेज निकाल लेनी है। देन उसके बाद इसका ट्रेंड आपने बताना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड इंक्रीज़ में है या डिक्रीज़ से। बेस से स्टार्ट हो जाएंगे
104 हुआ, 107, 110, 120, 150। तो ये आपने नरेशन में लिख देना है नीचे कि जी इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग साइड पे जा रहा है। इसी तरह प्रॉफिट में वो भी ऑटोमेटिक इंक्रीज ही होगा, क्योंकि जब आपकी सेल्स इंक्रीज हैं तो आपका प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया। लेकिन यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे क्यों कम हुआ? क्योंकि इस साल आपके हो सकता है एक्सपेंसेस ज़्यादा हों। तो ये एक आपने ट्रेंड एनालिसिस सीख लिया। इसको आप नीचे नरेशन में लिख दें कि जो 2 लाइनें लिखी हैं उससे आपको ये कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आना है। 3 में क्या है? कंपोनेंट परसेंटेज चेंज। पर चूंकि 2 था इसलिए यहाँ पे 2 ही है। कंपोनेंट परसेंटेज। अब बारी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप वन बाय वन हर कंपोनेंट का जो है ना चेंज देखना चाह रहे हैं। कंपोनेंट कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएं तो सेल्स वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, प्रॉफिट, इनकम, ये सारे कंपोनेंट हैं। बैलेंस शीट में आ जाएं तो आपके नेट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे आपके क्या हैं? कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट का आप वेरिएशन देखना चाह रहे हैं तो वो कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस होगा। कंपोनेंट परसेंटेज इंडिकेट द रिलेटिव साइज ऑफ ईच आइटम इंक्लूडेड इन टोटल। क्या मतलब कि जो टोटल आ रहा है उसके अंदर जिस कंपोनेंट का आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं उसका कितना वेट है, कितनी परसेंटेज है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे बिजनेस के टोटल एसेट 1 लाख रुपीज़ के हैं। अब टोटल एसेट में सारे शामिल हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट दोनों शामिल है। मैं देखना चाह रहा हूँ करंट एसेट का कितना पोर्शन शामिल है, तो करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, वो करंट एसेट का परसेंटेज आ जाएगी। फिर मैं देखना चाहता हूँ करंट एसेट में भी कैश का कितना परसेंटेज है, तो कैश डिवाइड बाय टोटल एसेट आ जाएगा, तो वो कैश की परसेंटेज आ जाएगी। तो ये होता है कंपोनेंट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी यहाँ पे। Another application of component percentage is to express all items in an income statement as percentage of net sales। क्योंकि नेट सेल्स ही असल चीज़ होती है, मेन हेड ही वो होता है सबका। टोटल जो है वो नेट सेल आ रहा होता है, तो हम नेट सेल को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें हर चीज़ की परसेंटेज निकालने का। आगे आ जाइए, ये इनकम स्टेटमेंट एक उन्होंने दे दी। अब आपने इसमें परसेंटेज, कंपोनेंट परसेंटेज निकालना है। नेट सेल्स आ गई, सीजीएस आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ये एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपकी नेट इनकम। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट की जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो नेट सेल से निकालेंगे कि जितना हमारा सेल हो रही है उसमें हमें इसका कंपोनेंट कितना है और सीजीएस का कितना, एक्सपेंस का कितना है। कि अगर हम सीजीएस निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा। अल्टीमेटली 2005 की सेल ये है, 2004 की सेल ये है। अब आपने जो है ना एनालिसिस करना है कंपोनेंट वाइज, ऐसे वर्टिकल आपने एनालिसिस करना है। तो ये वर्टिकल एनालिसिस आ गया कि आपने सेल्स को, ये जो सीजीएस है वो देखना है कितने परसेंट है। अब चूंकि 2005 में आप एनालिसिस कर रहे हैं, 2005 का एनालिसिस आपने उसी के आइटम से करना है, ना कि आपने 4 में चले जाना है, ठीक है। तो ये 2005 की जो सेल होगी इसका पहला क्या आएगा? 100%, क्योंकि सेल्स को जब सेल से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। असल में कंपोनेंट आपने इनके चेक करने। इस 7 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे इस 10 लाख से तो ये क्या आ जाएगा? 70%। ठीक है, कैसे आया ये देखें ज़रा। मैं देखना चाहता हूँ कि सीजीएस जो है वो सेल का कितने परसेंट है। तो सीजीएस को डिवाइड करेंगे सेल से तो आपका 70% आ जाएगा। इसी तरह एक्सपेंसेस को 25 लाख 2,50,000 को डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो ये आपका 25% आ जाएगा। फिर नेट इनकम को करेंगे तो ये 5% आ जाएगा। ये आपने एनालिसिस कर लिया किसका? कंपोनेंट्स का विद इन अ ईयर। तो ये वर्टिकल एनालिसिस हो गया। इसी तरह इस वर्टिकल एनालिसिस में आप करेंगे 2004 का, तो ये आपके सामने एनालिसिस आ जाएगा। अब जब आपने दोनों का अलग-अलग निकाल लिया, अब जब आप इसका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ जाएगा जी। पिछले साल 70% थे, इस साल कितने हैं जी? 60%। पिछले साल 60% थे और इस साल हमारे 70% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो ये एनालिसिस आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। और जब इस तरह आप देख रहे हैं तो ये आपका एनालिसिस क्या हुआ? वर्टिकल एनालिसिस। इसके आपने लिखने के बाद नीचे थोड़ी नरेशन लिख देनी है कि जो आपको इंक्रीज और डिक्रीज नज़र आ रहा है सिंपल 2 लाइनों में, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट पार्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट और लेंथी पार्ट आ जाता है एनालिसिस का, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, मेरी 2 से 3 वीडियोस में मौजूद हैं। उसमें मैंने सारे फार्मूलाज को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किया है। आपने जस्ट फार्मूलाज को याद रखना है और ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में। बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंशाल्लाह मीग्स एंड मीक्स की जो बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन भी करूँगा
ताकि आपको मज़ीद प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट हो जाए। इसने रेशो के बारे में बताया कि रेशो होती क्या है। रेशो इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वन आइटम टू अनदर। एवरी परसेंटेज मे बी व्यूड एज अ रेशो दैट इज़ वन नंबर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। कि सिंपल एक नंबर जो है दूसरे नंबर का वो परसेंटेज बता रहा होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कितने परसेंट है, उसका कितना हिस्सा है। ये एक छोटी सी डिटेल आ गई। स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये हर क्वेश्चन में होगा। यानी कि आप इसमें ये समझ लें कि आपने जो एनालिसिस किया उससे आपको क्या अखज़ हुआ। तो उसके लिए दो स्टैंडर्ड हैं कि जब भी आपने एनालिसिस निकाला तो दो स्टैंडर्ड्स को आपने देखना है। इन यूजिंग डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस, कंपोनेंट परसेंटेजेस एंड रेशो, फाइनेंशियल एनालिस्ट कंस्टेंटली सर्च फॉर सम स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपैरिजन। हर एनालिस्ट चाहता है कि भाई मैंने जो कंपैरिजन निकाला मैं इसको किससे कंपेयर करूं। उसी कंपनी से कंपेयर करूंगा तो वो तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विंडो ड्रेसिंग की होगी, वो तो ठीक ही आएगी। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड से मैच करना है। अगर स्टैंडर्ड के मैच करने से अप आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, अगर बिलो आ रहा है तो इसका मतलब नहीं ठीक। तो वो दो स्टैंडर्ड है। कौन से दो स्टैंडर्ड? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या आ रही है और अब करंट परफॉर्मेंस क्या है। करंट परफॉर्मेंस इंक्रीज है तो इसका मतलब ये ठीक है कंपनी। दूसरा जो स्टैंडर्ड आ रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, कि जो सेम उसी इंडस्ट्री की जो कंपनी टॉप रैंक की हैं उनका क्या इस वक्त रेशो आ रही है, उनकी क्या परसेंटेज आ रही है। तो वो दो स्टैंडर्ड इसके आ गए। दोनों स्टैंडर्ड को डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया। बेंचमार्क रेट, the limitation of the horizontal analysis may be overcome to some extent by finding appropriate benchmark। benchmark क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई इससे नीचे है तो रिजेक्ट है, इससे ऊपर है तो वो एक्सेप्ट है। अगेंस्ट विच टू measure a particular company's performance। वो बेंचमार्क क्या होगा कि आपने देखना है कि सेम कंपनी किसी और जगह काम कर रही है तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तभी जाके आप सेट करेंगे ना कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस में नहीं करनी है। अब ये आ गया जी, आपने किसी कंपनी की मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क निकालना है तो वो कैसे निकालना है। इसकी भी हमने रेशोज़ की हुई हैं सारी की सारी, अब रेशोज़ आ रही हैं। लिक्विडिटी रेशो, इसके अंदर डिफरेंट रेशो मैंने की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो टॉपिक जाके आप देखें, लिंक मैं उसका आई बटन में दे दूंगा ताकि आपको ईजीली वो मिल जाए। लिक्विडिटी वैसे होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के काबिल है। लिक्विडिटी रेफर टू अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन एज दे अराइज। अपने एक्सपेंसेस, अपने ऑब्लिगेशन को जितनी जल्दी मीट करेगी वो उसकी लिक्विडिटी उतनी ही अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में हैव बोरोड मनी एंड मस्ट मेक क्वार्टरली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी ने मनी बारो कर ली है, अब उसने प्रिंसिपल के साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना है, तो ये अब उसकी लिक्विडिटी बताएगी। जितनी लिक्विडिटी हाई होगी उतना ही कंपनी पेमेंट करने के काबिल होगी। अब लिक्विडिटी की अलग रेशो मैंने बताई है, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये सारी रेशोज़ आप वहाँ से जाकर ईजिली देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एनालिसिस का टॉपिक दे रहा हूँ। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की भी अलग से रेशो हैं जो कि उसके अंदर से रिटर्न, उसके अंदर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो रेशो लगती हैं सारी सेल से रिलेटेड है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। एनालिसिस बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर में भी ये लिक्विडिटी रेशोज आ जाती हैं। वो सारी रेशोज़ मैंने अपने उस टॉपिक में क्लियर की हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये आज का छोटा सा एक टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी भरपूर करें ताकि आप इस मौके को अच्छी तरह से अवेल कर सकें। जॉब अच्छी है आपके लिए, मौका अच्छा है। तो बस यही है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।